हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी। और जैसे कि आपको दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है एल्बो पैथोलॉजीज़। तो एल्बो की कुछ जो है वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, और उनका जो भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है उनके ऊपर भी जो है थोड़ा बहुत बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द टेनिस एल्बो। तो ये सारी जो मेंशन्ड है, हम इनको तो वन बाय वन जो है वो सारी एक साथ जो डिस्कस तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन पहले हम एक दो को स्टार्ट करते हैं। जैसे टेनिस एल्बो है, तो स्टार्ट विद द टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो। टेनिस एल्बो नाम ही बताता है कि जो मतलब समहाउ रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, जो एथलीट्स या जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, तो जो टेनिस के प्लेयर्स होते हैं उनमें ये जो ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए जो है उनको टेनिस एल्बो, जो गोल्फर्स एल्बो जो है गोल्फर्स में इस तरह करके। बाकी भी हैं, लेकिन हम जो है एक दो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव। तो टेनिस एल्बो, ये बाकी कंडीशन है, ओलिगोनॉन बर्साइटिस एक्सेट्रा। हम स्टार्ट करते हैं लेटरल एपिकंडलाइटिस से, और जिसी को टेनिस एल्बो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जो टेनिस प्लेयर है, तो टेनिस के प्लेयर्स में अमूमन होती है। और लेटरल एपिकंडलाइटिस, तो मैंने अगेन कहा हुआ कि आई जिस वर्ड के लास्ट में आता है तो वो इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। लेटरल एपिकंडाइल इज़ द लैंडमार्क ऑफ द अपना लेटरली, ये होता है इसीलिए इसका नाम लेटरल एपिकंडाइल है। तो ये पार्ट है ह्यूमरस का, और लेटरली होता है इसीलिए लेटरल एपिकंडाइल। तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है एग्जैक्टली बोन की तो इन्फ्लेमेशन नहीं होती, लेकिन लेटरल साइड पे हो जाती है। किस पे हो जाती है? जो हमारा फोर आर्म का जो लेटरल एपिकंडाइल है, ये ओरिजिन देता है कुछ मसल्स को, और ये किन मसल्स को देता है? एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ जितने भी हमारे फोर आर्म के एक्सटेंसर्स हैं ना, तो जो फोर आर्म से लेके फलेंजेस रिस्ट तक, रिस्ट के जो एक्सटेंसर्स हैं, वो जो फोर आर्म से निकलते वो उनको कॉमन ओरिजिन देता है लेटरल एपिकंडाइल। और जो फ्लेक्सर्स हैं, रिस्ट के जितने भी फ्लेक्सर्स हैं, फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस एक्सेट्रा, वो हम पढ़ेंगे। तो उनको ओरिजिन देता है मीडियल, वो हम पढ़ेंगे मीडियल एपिकंडालाइटिस में। तो लेटरल एपिकंडालाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल देट आर अटैच्ड एट द लेटरल एपिकंडाइल, इसीलिए उसको लेटरल एपिकंडालाइटिस, क्योंकि वहाँ पे पेन की जो है शिकायत होती है। वेल, तो अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लेटरल जो है लेटरल एपिकंडाइल है, और इसी को ही यहाँ पे ये बोनी लैंडमार्क है फॉर द अटैचमेंट ऑफ एक्सटेंसर ग्रुप, इसीलिए इसको कॉमन एक्सटेंसर अटैचमेंट कहा जाता है। ठीक है, कॉमन एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स आर अटैच्ड हियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन एक्सटेंसर अटैचमेंट, और ये ओरिजिन देता है मसल्स को। वेल, थोड़ी सी हम उसकी बेसिक देखते हैं। तो पैथोलॉजी इसकी ये है कि जो 30 से 50 साल के बीच में जो हैं, उनमें ये 30 to 50 ईयर्स ओल्ड में जो ये पाई जाती है, और मतलब उनका इंसिडेंस अगर हम देखें तो। और किस तरह होती है? रिपीटेटिव माइक्रो ट्रामा, मतलब छोटी मोटी चोट जिनको हम इग्नोर करते जाते हैं, जिस तरह काफ़ी ऐसे काम हैं। अब डेफिनेटली ये रिस्ट एक्सटेंसर ओरिजिन देता है, तो रिस्ट के जितने भी एक्सटेंसर मतलब वो ऑक्यूपेशन जिनमें रिस्ट की एक्सपेंशन जो एक्सटेंशन है वो रिपीटेटिव है। लेट सपोज हैमरिंग करना, हथौड़े मारना, या ये जितने भी टास्क हैं, स्पेशली जो लेबर्स हैं। तो आपने देखा होगा जो टेनिस एल्बो, जो टेनिस के प्लेयर्स होते हैं, वो भी इसी तरह रिवर्स, जो वो रिवर्स शॉट मारते हैं, स्क्वैश शॉट मारते हैं, ये जिसमें रिस्ट की जो है वो। तो अगर ये विदाउट प्रैक्टिस या विदाउट स्ट्रेथनिंग द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ ग्रुप डायरेक्टली, जैसे कि एक सिंपल मिसाल दो, अगर आप और या कोई भी आम जो है वो स्क्वैश का प्लेयर नहीं है, लेकिन एकदम से अगर वो स्क्वैश की जो रैकेट अगर उठाए, तो उसको पता चल जाता है कि वो हैवी होती है काफ़ी, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। और जो नॉर्मल वाली भी अगर वो रिपीटेटिव 4-6 घंटे अगर टेबल टेनिस, ये अपना टेबल टेनिस या बैडमिंटन ये अगर खेलता है, तो उसको पता चल जाएगा कि उसके रात रात को या थोड़ी देर बाद जो उसके मसल स्पैज़म में चले जाते हैं। तो ये जो टेनिस प्लेयर हैं, इनकी तो रोज़ रोज़ जो है वो घंटों की घंटों प्रैक्टिस होती है। तो कहने से मुराद जहाँ पे रिस्ट की एक्सटेंशन जो है वो रिपीटेटिव है, बार बार रिपीट, तो अगर छोटी मोटी ट्रामा लगती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ रिपीट होते होते माइक्रो ट्रामा जो बढ़ जाएंगे, तो रिपीटेटिव माइक्रो ट्रामा आर पॉसिबल, दे आल्सो कैन कॉज लेटरल एपिकंडालाइटिस। उसके बाद क्रोनिक टियर इन ओरिजिन ऑफ द एक्सटेंसर, मतलब यहाँ पे एक छोटी सी चोट लगी, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर लिया। एक्यूट फेज में था, हमने कहा छोटा मोटा पेन है, लेकिन जब ये क्रोनिक की तरफ चला जाएगा, तो भी आपको जो है वो लेटरल एपिकंडालाइटिस कॉज कर सकता है। आगे मूव करते हैं, लेटरल एपिकंडालाइटिस कंटिन्यू करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि वो एक्टिविटीज जहाँ पे रिस्ट की जो एक्सटेंशन है वो रिपीटेटिव हो, बार बार यूज हो। जिस तरह टेनिस की प्लेयर है, या नीचे जो है ये इक्विपमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट जो जो ये यूज़ करते हैं, जिस तरह कारपेंटर है या लेबर प्लम्बर वगैरह, तो ये बार बार रिस्ट की एक्सटेंशन जो है वो अप एंड डाउन रिपीट करते रहते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में बार बार जारी होती है, तो ये रिपीटेटिव मूव। तो ओवर यूज सिंड्रोम विच इज कॉज्ड बाय द रिपीटेटिव फोर्सफुल रिस्ट एंड फिंगर मूवमेंट। ठीक है, और टेनिस प्लेयर्स दूसरा, और तीसरा प्रोलॉन्ग एंड रैपिड एक्टिविटी। समहाउ ऐसा होता है कि
चोट जो है वो छोटी है। समहाउ ऐसा होता है कि चोट भले ही छोटी हो, लेकिन वो बार बार और मुसलसल अगर वक्त के साथ लगे, कंसिस्टेंट हो, तो भी इंजरी कॉज कर सकते। और समटाइम ऐसा होता है कि आपकी लो वेलोसिटी की इंजरी हो लेकिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड हो, और समटाइम ऐसा है कि हाई वेलोसिटी की इंजरी हो लेकिन बिल्कुल एक बार हो। तो दोनों तरह से पॉसिबल है। एक और पॉसिबिलिटी है, लेट सपोज आप लेटरल एपिपेंडिलाइटिस के इस पोजीशन में गिर जाओ कि आपका जो लेटरल एपिपेंडिल है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए ग्राउंड के साथ, तो ये भी इंजरी है। ये बिल्कुल हाई वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड इंजरी है, तो डेफिनेटली डायरेक्टली आपको लेटरल एपिपेंडिलाइटिस पे पेन कॉज कर सकती है और अल्टीमेटली आपके एक्सटेंसर ग्रुप में। तो लाजमी नहीं है कि टेनिस के प्लेयर्स में ही हो, लेकिन अगर उसकी एक्टिविटी कोई रिपीट भी हो तो भी पॉसिबल है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो इनकी साइन एंड सिम्टम ये होगा कि पेन होगा अराउंड लेटरल एपिपेंडिल, ये तो बिल्कुल मेन पॉइंट है। उसके अलावा टेंडरनेस होगी पैल्पेशन में, जब आप जो है ये सीईटी कॉमन एक्सटेंसर टेंडन जो कि अटैचमेंट देता है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी अटैचमेंट देखी थी, उस जगह पे डेफिनेटली मसल्स अटैच है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हाथ रखने से भी उनको टेंडरनेस फील होगी, वो कहेगा कि पेन की जो शिकायत है उनको। ठीक है, और उसमें हम एक दो स्पेशल टेस्ट करते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराने के बाद। अब डेफिनेटली कॉमन एक्सटेंसर टेंडन में उनको पेन है, तो हम उनकी रिस्ट की एक्सटेंशन करवाएंगे। हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि आप रिस्ट की एक्सटेंशन करो, उसके साथ हम उनको रेजिस्टेंस देंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस देंगे तो डेफिनेटली उनके मसल्स वीक हैं, तो वो रेजिस्टेंस नहीं कर पाएंगे और वो कंप्लेन करेंगे कि मुझे पेन हो रहा है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव हम देखते हैं उनकी टेस्ट। और दूसरा रेजिस्टेंस आइसोमेट्रिक टेस्ट भी हम कराते हैं। ये पहला टेस्ट है, ये आप चेक करेंगे, ये कॉमन एक्सटेंसर जो है वो जो ओरिजिन देता है लेटरल एपिकंडाइल, ये एक्सटेंसर एक मसल है। ठीक है, अब यहाँ पे हाथ रखने से टेंडरनेस फील होगी, पेशेंट कहेगा कि मुझे पेन हो रहा है, तो हम इस जगह पे जो है वो लाइटली स्मूथली जो है ग्रिप करेंगे। तो 80 डिग्री जो है एल्बो को फ्लैक्स करके, अभी तक हमने इनके ऊपर वेट नहीं दिया। फिर इसके बाद हम रिस्ट की रेजिस्टेड एक्सटेंशन कराएंगे। कीप इन माइंड ये रिस्ट की एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, इस पर हम एक्सटेंशन कराएंगे और हम थेरेपिस्ट जो है वो, ये थेरेपिस्ट का हैंड है, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ये उसको रेजिस्ट करेगा। तो वो रेजिस्ट करेगा तो रिस्ट की एक्सटेंशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मसल्स जो है अल्टीमेटली रिस्ट के हैं, रिस्ट के एक्सटेंसर्स हैं, ओरिजिन उनकी यहाँ पे होती है, इनकी इंसर्शन रिस्ट पे होती है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो एक ये टेस्ट है। दूसरा टेस्ट ये होता है कि हम ये यहाँ पे हमने 80 डिग्री जो है एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ, उसमें बिल्कुल एक्सटेंशन में लेके जाते हैं, तो एल्बो को एक्सटेंड करेंगे और रिस्ट को जो है वो फ्लैक्स करेंगे। रिस्ट को फ्लैक्स करेंगे तो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स पे जो है वो स्ट्रेच आएगा, तो स्ट्रेच में भी उसको पेन होगा। ये चीज़ देखें, एल्बो की एक्सटेंशन के साथ साथ हमने रिस्ट की फ्लेक्शन भी जो है वो लाजम करानी होता है, ताकि वो मसल्स पे स्ट्रेच, जब मसल पे स्ट्रेच आएगा तो वो पेन की शिकायत आएगी। और भी बहुत सारी स्पेशल टेस्ट है, हम उनको ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये जस्ट फॉर चेक करने के लिए, चेकिंग जो है वो टेस्ट करने के लिए कि इधर जो कॉमन एक्सटेंसर है वो वाकई अफेक्टेड है या कोई और पैथोलॉजी वगैरह नहीं। ठीक है, तो आगे हम इसके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें बेस्ट अगर डिपेंड करता है एक्यूट कंडीशन। अगर एक्यूट कंडीशन के साथ बंदा आता है तो आपने जो है वो प्राइस मेथड की तरफ जाना होता है। व्हाट इज़ द प्राइस? प्राइस पी फॉर द, कह लें कि वैसे तो ये पहले सिर्फ राइस मेथड था, लेकिन अब जो है इसमें पी ऐड कर दिया गया, ये तो प्राइस मेथड है। पी इज़ द प्रोटेक्शन, कह लो राइस इज़ द रेस्ट, पी इज़ द प्रोटेक्शन, आर फॉर द रेस्ट, आई फॉर द रेस्ट। मतलब उसको प्रोटेक्शन से मुराद कि आपने मैक्सिमम उनको जो है इंजरी जो एक्टिविटी एग्रीवेटिंग फैक्टर है उनसे बचाना है। रेस्ट मैक्सिमम उनको रेस्ट देना है जितना, स्पेशली आप कॉमन एक्सटेंसर को बाय यूजिंग द ब्रेस एंड ऑल, जो जैसे भी जो भी आपको ईजिंग एक्टिविटी है जो आपको आराम देती है एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स को, उनको आपने रेस्ट देना होता है। आइस इज़ द आइसिंग, और उसमें आपने ठंडी, उसको जो ठंडी टकोर देनी होती है, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है एक्यूट कंडीशन के ऊपर। क्रोनिक में सम हाउ इसके जो कॉल थेरेपी के कम जो है वो इफेक्ट्स हैं। आफ्टर दैट सी इज़ द कंप्रेशन। कंप्रेशन ये होता है कि आप किसी भी, जिस तरह प्लास्टर ऑफ पारिस बांधा जाता है, लेकिन इतना भी टाइट नहीं, लेकिन एक रफली कंप्रेशन का अल्टीमेटली मकसद कंप्रेशन का यही होता है ताकि उस तरफ जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, और दूसरा ये है कि एक्सटर्नल इंजरी से वो एक्सपोजर रहे। जिस तरह कोई छोटी चोट लगने पे हम उसके ऊपर सनीप्लास्ट लगा देते हैं, उस तरह करके ये कंप्रेशन, तो वो कपड़े की भी हो सकती है अगर जो हो प्रॉपर, अदरवाइज इनकी जो अलग से एक किट आती है, इनकी जो है कंप्रेशन के लिए अलग से ड्रेसिंग आती है। ठीक है, एंड ई इज़ द एलिवेशन, एंड ई फॉर द एलिवेशन। एलिवेशन का बेसिक जो है, इसके पीछे एज सच कोई साइंस नहीं है, लेकिन एलिवेशन की साइंस सिर्फ ये होते हैं कि अगर फौरी तौर पे अभी अभी चोट लगी है और बिल्कुल इंजरी जो है वो कंटिन्यूस, मतलब कुछ ही रिसेंटली में अगर हुई है और वो ब्लीडिंग या इन्फ्लेमेशन जो है वो कंटिन्यूस है, तो डेफिनेटली आपने एलिवेशन की तरफ जाना होता है। उसमें क्या होगा कि उस तरफ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ी सी जो वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको
उस तरफ से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए अल्टीमेटली, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड अकुमुलेट नहीं होगा। जैसे ही आप उसको एलिवेट करोगे तो ग्रेविटी की पुल की वजह से वो फ्लूइड जो है बाकी चीज़ों में डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रादर देन टू अक्यूमुलेट। अदरवाइज जो है फौरी तौर पे स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग में फिर हमारा काम लग जाता है, और रादर देन फिजियोथेरेपी। तो पहले हमने शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में पेन और इन चीज़ों को रिड्यूस करना होता है, तो उसमें एलिवेशन का बड़ा रोल है। आफ्टर दैट क्रायोथेरेपी ऑलरेडी टेल जो है वो टोल्ड की डिपेंड करता है कि एक्यूट है या सब एक्यूट या क्रोनिक है। तो क्रायोथेरेपी अल्टीमेटली ठंडक आइसिंग को कहा जाता है, ठीक है। तो जिसमें आइसिंग आइस पैक्स होते हैं जो कि होम के लिए कह दिया जाता है कि आपने घर पे भी इतने मिनट्स के लिए क्रायोथेरेपी करनी होती है। आफ्टर दैट वी हैव अ टेपिंग। टेपिंग का मेन जो है कह लें इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो मसल पेनफुल कर रहा है, मिसाल के तौर पे वो ओरिजिन रीजन से पेन कर रहा है, मूवमेंट रिस्ट पे हो रही है तो पेन तो होगा, लेकिन वो उस एरिया को जो है वो टैप कर देते हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव ग्रुप, लेट सपोज अगर एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल है लेकिन चोट जो है वो किसी एक मसल पे लगी है, ठीक है, तो उसके लिए काम तो सारा रुका हुआ होता है, फिर इसकी आपकी एक्सटेंशन पूरी रुकी होती है। तो टैपिंग की जाती है ताकि उस मसल के ऊपर काम किया जाए और उस मसल को जो है रिलैक्स कराया जाए। टेपिंग इज बेसिकली फॉर द रीलोकेशन, मसल को रिलोकेशन करने के लिए, ताकि मसल अपना काम भी साथ साथ करता रहे और मसल जो है अफेक्ट भी ना हो। तो मसल का भी काम साथ साथ चलता रहे, बाकी जो मेजर मूवमेंट है वो भी थोड़ी बहुत होती रहे और पेन भी इतना ना हो। तो टेपिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेन एंड इन ऑर्डर टू नॉट टू अलो द मसल मूव। ऐसा नहीं कि वो उसको इमोबाइल कर देगा और वीक कर देगा, लेकिन मूवमेंट भी होती रहे और मसल के ऊपर भी इतना जो है वो लोड ना आए। आफ्टर दैट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ऑलरेडी टोल्ड कि हम मसल को स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि जैसे ही चोट लगती है इनिशियली तो आपको 4 से 5 हफ्ते के लिए डेफिनेटली कंप्रेशन टेपिंग वगैरह कराई जाती है, तो उसमें मसल आपके थोड़े बहुत वीक हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्ट्रेच द मसल, टू लेंथन द मसल, क्योंकि डेफिनेटली ही आर शी जो कि अफेक्टेड है, पेशेंट है, हैज़ टू बैक टू द नॉर्मल एक्टिविटीज एंड हैज़ आल्सो टू प्ले स्पोर्ट्स अगेन। तो इसीलिए उसने स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग, उन्हीं मसल को हमने स्ट्रेंथन कराना होता है साथ साथ, और उनको पोजीशन बताई जाती है स्ट्रेंथनिंग उन मसल की। लेकिन हमने ज़्यादा फोकस रिस्ट के एक्सटेंशन या जो वीक हो गए हैं, तो इतने अरसे अगर उसने एक्टिविटी नहीं करी तो डेफिनेटली वो वीक होंगे, हमने उनकी स्ट्रेंथनिंग। लेकिन स्ट्रेंथनिंग में अमूमन जो है वो आइसोमेट्रिक की तरफ जाया जाता है। रीज़न यही होता है ताकि जो है वो शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि इंटरनली अगर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी से मुराद की सबसे पहला टारगेट यही होता है कि जो भी आपकी पेनफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको कम कराया जाए। कीप इन माइंड, जो भी आपकी पेनफुल, जो पेन को एग्रीविएट करते हैं, पेन को एलिविएट, पेन को बढ़ाते हैं, उनको आपने कम कर देना होता है, उनको बिल्कुल ही छोड़ देना होता है। लेट सपोज टेनिस का प्लेयर है तो उसको फौरी तौर पर टेनिस खेलना बंद कराया जाता है अगर पेन सीवियर है। अगर एक्यूट फेज में उसको स्प्रे लगा के जो है वो अगर बिल्कुल इंपॉर्टेंट वगैरह ऐसा कोई प्ले चल रहा है, गेम चल रहा है, तो आपने उनको टेपिंग वगैरह करके लेकिन फौरी तौर पे उसको रेस्ट की तरफ लेके जाना होता है, ताकि जो है वो कंडीशन बढ़े ना, और फिर उनको स्ट्रेंथ करके फिर बैक टू जो है आफ्टर रिहेबिलिटेशन बैक टू स्पोर्ट्स भेजा जाता है। और तो इसमें आपने मॉडिफाई करना होता है। लेट सपोज अगर प्रैक्टिस करनी हो साथ साथ, तो आपने जो डोमिनेंट हैंड का जिस जो अफेक्टेड हैंड है उसका कम यूज़ करके आपने अपोजिट हैंड को यूज़ कराना होता है, इस तरह करके। और उस हैंड को आपने कम रेस्ट कम देना, एक्टिविटीज़ रेस्ट ज़्यादा देना, एक्टिविटीज़ कम करानी है तो आपने अपोजिट हैंड को यूज़ करना है। तो दिस इज़ द मॉडिफिकेशन, ठीक है। लेट सपोज वो ड्राइवर है तो कोशिश करे अपने दूसरे हाथ को जो है वो यूज़ करे, इस तरह करके उसने ड्राइविंग भी करनी होती है, बाकी एक्टिविटीज़ भी करनी होती है, तो यूज़ द अपोजिट हैंड वुड बी बेटर ऑप्शन। एंड मॉडिफिकेशन एंड फंक्शनल एक्टिविटीज से मुराद की एक्विपमेंट यूज़, जिस तरह हैंड ग्रिप है तो वो नॉन जो अफेक्टेड हैंड है उसको आगे करेगा। रिड्यूस एल्बो स्ट्रेस, डेफिनेटली। अब जैसे यहाँ पे जो ग्रिप है प्रॉपर टू हैंड ग्रिप करे, क्योंकि वो वैसे अगर एक हैंड ग्रिप की बात हो रही है तो जो अफेक्टेड है उसको जो है वो कम और दूसरे को जो है ज़्यादा यूज़ करे। तो दिस इज द रिडक्शन इन कह लें कि फंक्शनल एक्टिविटीज। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द लेटरल एपिकैंडिलाइटिस या टेनिस एल्बो। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के एंड में आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।